हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर साचौर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने डिस्कस किया था आपको डिफेक्ट्स इन सॉलिड के बारे में और अशुद्धि दोष मैंने सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया था। अशुद्धि दोष से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है ये। थोड़ा सा उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल परसेंट द्वारा डोपित का मतलब जानते ना, अपमिश्रित किया जाता है, कल बताया था, किया जाता है या किया जाए तो प्राप्त धनायन रिक्तिका का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें कुछ अशुद्धि मिला देते हैं। तो जैसे NaCl में हमने SrCl2 की अशुद्धि मिलाई थी, तब ये कह रहा है कि अगर इतना मोल परसेंट 10⁻³ मोल परसेंट द्वारा हमने NaCl को डोपित किया Sr2 के, तो वहां पर जो धनायनिक रिक्तिकाएं बनेगी वो कितनी बनेगी। अब आंसर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मोल छोड़ो, सिर्फ सिंगल पार्टिकल्स को ले लो कि अगर मैंने एक सिंगल Sr2 पॉजिटिव लिया तो वो कितनी कैटायनिक वैकेंसी बनाएगा। तो आपको अच्छे से पता है एक Sr2 पॉजिटिव एक कैटायनिक वैकेंसी बनाता है। अब आप कह रहे होंगे सर कैसे, कल बताया था ना, एक Sr2 पॉजिटिव आएगा तो 2 Na निकलेंगे और एक Na की जगह पर तो ये खुद आ जाएगा, दूसरे Na की पोजीशन खाली हो जाएगी क्योंकि वो धनायन की पोजीशन थी, इसलिए उसको हमने कैटायनिक वैकेंसी कहा। तो ये कह रहा अगर एक Sr2 पॉजिटिव अगर एक कैटायनिक वैकेंसी बना रहा है तो SrCl2 का मतलब ये है ना, SrCl2 मतलब एक ही Sr2 पॉजिटिव तो आएगा। तो अगर एक कैटायनिक वैकेंसी एक Sr2 क्रिएट करता है तो इतने मोल परसेंट कितना क्रिएट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि NaCl को कितने से 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 से क्या किया गया है, डोपित किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये देखो, मोल नहीं कह रहा है, ओनली मोल नहीं कह रहा है, मोल परसेंट कह रहा है। मोल परसेंट का मतलब आप समझ जाओ, ये 100 मोल NaCl की बात कर रहा है, यानी कि 100 मोल NaCl को 10⁻³ SrCl2 से क्या किया गया, डोपित किया गया। NaCl को अगर हमने 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 से डोपित किया तो इसका मतलब ये कि 100 मोल NaCl को किससे डोपित किया है, 10⁻³ SrCl2 से क्या किया है, डोपित किया है। ठीक है, यहां पर बात समझ में आ गई। तो अगर इतने 100 मोल से अगर इतने से डोप किया, 100 मोल NaCl को अगर इतने से डोप किया है तो 1 मोल NaCl को कितने से डोप किया होगा, सोचो। तो 1 मोल NaCl को कितने से डोप किया होगा, 10⁻³ बाय कितना आ जाएगा, 100 मोल SrCl2 से क्या किया गया, डोपित किया गया। ये तो बनेगा ना। तो 1 मोल NaCl को हमने इतने से डोपित किया है और इसको हम 10⁻² लिखें, ऊपर जाएगा तो 10⁵ आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 मोल NaCl डोप्ड बाय कितने से डोप्ड हुआ है, 10⁻⁻5 मोल SrCl2 से डोप्ड हुआ है। बस बात खत्म, क्वेश्चन का आंसर यही आ गया। अगर 1 मोल NaCl को इतने से डोप किया गया है तो आपको अच्छे से पता है इतनी ही वैकेंसीज क्रिएट होने वाली है कि नहीं है, क्योंकि एक Sr2 पॉजिटिव एक कैटायनिक वैकेंसी बनाता है। तो इतने SrCl2 कितने कैटायनिक वैकेंसी बनाएंगे, तो आप मोल का मतलब तो जानते हो आप अच्छे से। सो टोटल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ इंटू मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18 पर मोल। पर मोल में इतनी कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो, इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
तो ये न्यूमेरिकल आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में जहाँ पे भी नोट्स बनाते हो आप लोग। और नोट्स का पीडीएफ मैंने बहुत सारे बच्चों को जो बाद में ऐड हुए हैं शायद टेलीग्राम चैनल पे, उनको पता नहीं है कि टेलीग्राम चैनल में ही सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं। कैम स्कैनर लिखा होगा वहां पर, ठीक है, आप ऊपर से सर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे नोट्स हैं। कैम स्कैनर, वहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, तो आप लोग क्या करना, उनको आराम से डाउनलोड करके, क्योंकि चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और आगे मैं आज बढ़ता हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करने वाला हूं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम, है कि नहीं। और टोटली अगर इसको कहें तो 2 या 2.5 घंटे का टॉपिक होता है ये पूरा का पूरा, अगर बेसिकली इस टॉपिक के डीप में जाएं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं अकॉर्डिंग टू आरबीएससी ही चल रहा हूं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू आरबीएससी जितना आपको पढ़ना है मैं उतना ही आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस के लिए एक हिस्टैरिसीस लूप आ जाता है, डोमेन थ्योरी आ जाती है, एक्चुअली में वो आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगी, वहां पे आपको बहुत डिटेल स्टडी है, आपके सिलेबस में है पूरा का पूरा फिजिक्स में। और जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैंने पहले कहा आरबीएससी में इतना कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं और वही मैं आपको यहाँ पे कंसिडर कराऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके लिए डीप कॉन्सेप्ट के लिए कोई वीडियो बनाई जाए तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन हो तो। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना। अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन हो तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट कर सकते हो, सर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो वाला टॉपिक पढ़ना है, तो कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा उसके लिए, ठीक है, अलग से उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा अगर आप इच्छुक हो। और अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हो, अब तक तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चला रहा हूँ। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस ही चल रहा हूं मैं, तो इसको हमने 5 प्रकार से क्या किया है, वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो मैं पहले बता चुका हूं बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास इतने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस फटाफट करके आपको समझाया गया। फिर भी मैं थोड़ा सा अंदर की ओर जाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड को हमने 5 टाइप से वर्गीकृत किया। 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं सॉलिड। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। दूसरी होती है अनुचुंबकीय, तीसरी होती है लोह चुंबकीय, चौथी होती है प्रतिलोह चुंबकीय, और 5वीं होती है फेरी चुंबकीय। ठीक है। अब पहले इन सब के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक की ओर लेके चलता हूं। जब आप 11वीं तक जब आपने पढ़ा होगा तो 11वीं में आपने एमओटी पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा। वहां पे आपने देखा होगा कि 2 ही नेचर हम बताया करते थे, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। ये सारे के सारे जो नेचर हैं, तो ये सारे के सारे नेचर क्या होते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। आपको पता नील कॉन्सेप्ट, जो आपका क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है कि नहीं है, और नील टेम्परेचर आ जाते हैं, मतलब ये बहुत डीप चले जाता है। हिस्टेरिसिस आपका लूप आ जाता है, डोमेन थ्योरी आ जाती है। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में। मैंने पहले बताया, अगर उस डीप कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हैं तो कम से कम 2 या 3 वीडियो एक्स्ट्रा लगने वाली हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा आपको, मैंने पहले कह दिया। यहाँ पे मैं केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलने वाला हूँ। जो आपका टेलीग्राम चैनल है गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के नाम से, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मेरे को अगर लगेगा आपने कमेंट किया, इंटरेस्टेड हो आप लोग, तो मैं 2-3 वीडियो अलग से शेयर कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आगे समझाने वाली बात है। पर अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों तो आपने पढ़े हुए हैं,
इसके बेस पर ही मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। आपको आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों ओर तो क्या करते हैं, मोशन करते करते हैं, उसके साथ साथ अपने एक्सिस पर भी मोशन करते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो दो टाइप के मोशन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। तो आपने पढ़ा ही होगा, अपने जूनियर क्लासेस से पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो 100% श्योर है उसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होने वाला है। तो दो टाइप के मोशन की वजह से यहाँ पे दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, और एक को हम कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण कोई मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है तो उसको हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। और ऑर्बिटल मोशन के कारण अगर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। इसको मैं एक इजीली वे में समझा देता हूं। आपने देखा होगा, अगर सन जो है इसके चारों ओर हमारी अर्थ कैसे मोशन करती है, एक तो पूरा का पूरा चक्कर लगाती है, आपको पता ही है, जिसको हम एक साल कहते हैं, एक साल में पूरा चक्कर लग गया। इसके साथ साथ जो अर्थ होती है ना, वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है ना, तो उसकी वजह से तो दिन रात होते हैं, है ना, पढ़ा है ना। सेम इसके जैसे अगर मैं इसको न्यूक्लियस मान लू सन को, और इसको इलेक्ट्रॉन मान लू, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी दो टाइप के मोशन करता है। एक तो आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, जिसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, और इसके द्वारा जनरेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। और एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो जनरेट होगा, एक जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जनरेट होगा, वो किसकी वजह से होता है, इसके अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से। और आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, दो प्रकार के स्पिन आते हैं, एक आता है प्लस हाफ और एक आता है माइनस हाफ। एक को कहते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक दक्षिणावर्ती घूर्णन करता है और एक वामावर्ती घूर्णन करता है। तो वो न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं करता है, वो अपने स्पिन की बात करते हैं यहाँ पे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने अक्ष पर एक तो घूमता है दक्षिणावर्ती और एक घूमता है वामावर्ती, और इसकी वजह से ही एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अगर मैं प्रायोरिटी देने की बात करूं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा प्रायर होता है या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आपको किसी भी चैप्टर में आप पढ़ोगे, डी ब्लॉक में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो आप ये चीजें, डी और एफ ब्लॉक जो आता है, और यहाँ तो पढ़ ही रहे हो। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा प्रायोरिटी रखता है किसके कंपेयर में, ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल की तो मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, वो सारी बातें जब मैं आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूँ केवल और केवल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की। तो मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने एक्सिस पर दो टाइप की रोटेशन करता है, एक करता है आपका दक्षिणावर्ती और एक करता है वामावर्ती, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसके पोल कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो इस मोशन, जहां पर ये मोशन दिख रहा है ना, जिस ओर मोशन होता है उस ओर फिंगर रख के और थंब को देखो, थंब का एरिया जिस ओर जाएगा उसको आप साउथ पोल मानोगे और नीचे वाले को आप नॉर्थ पोल मानोगे। यहां आप उल्टा देख रहे हो, तो थंब नीचे की ओर है, तो यहां आपका साउथ पोल ये बन गया और ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। तो दो टाइप के मोशन होते हैं और दो टाइप के मोशन होने की वजह से यहां पर जो पोल बन जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की बात करते थे तो वहां पे एक ही बात आती थी कि प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और अनुचुंबकीय वे होते हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनों का जब अरेंजमेंट होता है ऑर्बिटल में, तो दो ही टाइप से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे या तो अनपेयर्ड होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तब क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तब क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है कि नहीं करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक ही ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके कोई पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल बना लो, और इसके एक ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हम क्या कहेंगे, एक का मोशन क्या होगा, दक्षिणावर्ती, एक का मोशन वामावर्ती होगा कि नहीं होगा। और उस टाइम पर इन दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसका साउथ पोल ऊपर है, इसका साउथ पोल नीचे, इसका नॉर्थ पोल ऊपर, इसका नॉर्थ पोल नीचे है। तो हम कह सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंगेज हो चुका है। अब बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आप इस पे अप्लाई करने वाले हो तो इसका उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से इंगेज हो चुका है। तो अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इस पे अप्लाई करने भी वाले हो तो उससे इसको कोई मतलब रहने वाला है नहीं।
लेकिन अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इसका साउथ पोल ये रहा, ये नॉर्थ पोल रहा, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है वो अभी किसी के साथ इंगेज नहीं है। तो अगर मैं यहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ क्या करने लग जाएगा, कोरिलेट करने लग जाएगा, या कहे तो उसके साथ इंगेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर किसी सबस्टांस में है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन अगर यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर क्या होने वाला है, इनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को एंगेज कर रहे हैं, तो ये नॉन इफेक्टेड रहने वाले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी सबस्टांस में है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड कोई ना कोई होगा उसमें, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी के साथ अभी इंगेज नहीं हुआ, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई इफेक्ट तो शो करने वाला है। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे समझ सकता हूं, सपोज करो मैंने कोई जो सबस्टांस है उसको मैंने कहां रख दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, यहां से समझाता हूं। यहां पर कोई पार्टिकल भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड को मैंने आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ये आपका नॉर्थ पोल मान के चल रहा हूं, ये साउथ पोल मान के चल रहा हूं। चलो रखने से पहले एक चीज बताता हूं, मैं डायरेक्शनलिटी की बात करता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो आपको पता है नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ टू साउथ, ये तो होता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके बीच में कोई सबस्टांस रख दिया, कोई भी सॉलिड रख दिया इसके बीच में। तो अब जैसे ही मैं इन दोनों पोल की बात करता हूं, ये साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, और इसके बीच में मैंने कोई सबस्टेंस रख दिया है। अब ये सबस्टेंस में से ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है क्या साउथ तक जाने वाला है इसमें से पास होकर के, तो डिपेंड करता है इसके नेचर पर। अगर इस सबस्टेंस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो ये एक दूसरे, इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाएंगे, और अगर एंगेज होंगे तो इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सपोज टू बी यहां पर एक या दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए, तो जब तक इनमें हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तब तक इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होगा वो रेंडमली कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा ये इधर की ओर मुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई भी अलाइनमेंट हो सकता है। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रखते हैं तो इसका जो साउथ पोल है, सपोज करो इस वाले तीर को मैंने, ऊपर वाले को मैंने साउथ मान लिया, इसको नॉर्थ मान लिया, तो इनके दोनों के साउथ पोल नॉर्थ की ओर अलाइन हो जाएंगे और इनका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर अलाइन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात कहूं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर किसी सॉलिड के पास है तो उसका अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से होने वाला है, साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ। अब देखो इस नॉर्थ से साउथ के लिए क्या जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलने के बाद इसका जो नॉर्थ है ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे देगा, आपके साउथ के डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। किसके थ्रू पास हो रहा है, इस सबस्टांस के थ्रू पास हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर युग्मित होते तो वो एक दूसरे को एंगेज कर देते, तो ऐसा हो ही नहीं पाता। तो दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्थ का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो साउथ में पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में इंट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है, इस सबस्टांस का साउथ और इसका नॉर्थ, और इनका नॉर्थ और इसका साउथ। तो टोटली दिखने में तो ये लग रहा है ना कि पास हो रहा है, लेकिन पास किस बेस पर हो रहा है, पास हो रहा है इंट्रैक्शन बेस पर। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सबस्टांस में या किसी भी सॉलिड में क्या मौजूद है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वह इंट्रैक्शन करते हैं, या कहें तो ये अपने में से क्या चुंबकीय क्षेत्र को पास होने देते हैं। तो इसी के बेस पर आपकी बुक्स में जो बातें लिखी हुई मैं आपको लिखाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं। प्रतिचुंबकीय के लिए आरबीएससी ने जो लिखा है, ये लिखा है कि प्रतिचुंबकीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण शो करते हैं। प्रतिचुंबकीय ऐसे ठोस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण शो करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, और ऐसा ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अगर इनमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही तो मैंने बताया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को एंगेज कर देगा, और अपने में से इस मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देंगे। यही तो इसने बात की, जब पास नहीं होने देंगे इसी को इसने रिपल्सन लिख दिया यहाँ पे कि प्रतिकर्षण शो कर रहे हैं, क्योंकि अपने में से गुजरने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये रिपेल ही कर रहे हैं। यही इसने लिखा है आरबीएससी ने
कि ऐसे ठोस जो अपने में से मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देते हैं, या इसने तो ऐसा लिखा है कि जो प्रतिकर्षण दर्शाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। अभी देखो एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो एग्जाम्पल हम आराम से लिख सकते हैं, जैसे TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करो, TiO2 इसका अच्छा एग्जाम्पल है, V2O5 भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे? अभी देखो प्रतिचुंबकीय की बात हो रही थी ना, NaCl भी इसका एग्जाम्पल बन सकता है, खूब सारे आपकी बुक्स में भी लिखे हुए। TiO2 कैसे? देखो टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं, इसके न्यूट्रल स्टेट की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, सॉरी न्यूट्रल स्टेट में अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो ये हो जाता है आपका 3d2 4s2, क्योंकि स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है तो इसके डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 22 है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑर्गन 18 4s2 20 हो जाएगा, और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो आपको पता है एक ऑक्सीजन -2 और 2 ऑक्सीजन के द्वारा -4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इट मींस दैट टाइटेनियम पर कितना चार्ज चढ़ जाएगा? +4, और अगर +4 चार्ज चढ़ रहा है तो हम कह देंगे ये इलेक्ट्रॉन तो गए। इट मींस दैट इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बच जाएगा वो ऑर्गन तक का बच जाएगा, और ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? एंगेज करेंगे, और अपने में से इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नहीं जाने देंगे। बात क्लियर हुई? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में भी आप बना सकते हो 2x - 10 = 0 और x = हो जाएगा +5, और वेनेडियम में 5 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 d के लास्ट में ना, 3 d के और 2 किसके? s के, वो पांचों के 5 जाएंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन के बराबर रह जाएगा। अब अनुचुंबकीय यहां पर किसको कहा गया? अनुचुंबकीय उसको कहा गया जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। तो इसने कहा है कि अनुचुंबकीय ठोस वह होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर आकर्षण दर्शाते हैं। ठीक है, ये आकर्षण दर्शाते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आकर्षण कैसे दर्शा रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो अनुचुंबकीय को आरबीसी में लिखा गया है कि ऐसे सॉलिड होते हैं जो क्या करते हैं? आकर्षण शो करते हैं इलेक्ट्रॉन, किसके लिए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो TiO। अब देखो टाइटेनियम ये डाइऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव आएगा, और 2 पॉजिटिव आने की वजह से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, लेकिन 3d में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ना, इसीलिए आपका अनुचुंबकीय हो गया। Fe3 पॉजिटिव ले लो, Cu2 पॉजिटिव ले लो। अब Cu2 पॉजिटिव में देख लो 3d10 नॉर्मली अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है? 3d10 4s1 होता है, लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब 4s1 का 1 गया और 10 का 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो पेयरिंग करोगे तो 4 तो पेयरिंग हो जाएगी, 1 अनपेयर्ड बचेगा। Fe3 पॉजिटिव का होता है 3d5, क्योंकि अगर आयरन की बात करें तो 3d6 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d5 बच गया, तो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो स्वयं में से क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को क्या होने देंगे? पास होने देंगे, इसीलिए इसने कहा कि अट्रैक्शन शो करते हैं। अब यहां पर एक बात है कि अनुचुंबकीय ठोस जो होते हैं इनमें अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में आ तो जाता है, लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं ना तो ये फिर से रैंडम हो जाते हैं। सपोज करो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो ये पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे, किसी का डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में चले जाएगा और किसी का अलाइनमेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अनुचुंबकीय ठोस तब तक ही चुंबकीय रहते हैं, तब तक ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं जब तक कि उनमें हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों करते हैं और लोह चुंबकीय ठोस और अनुचुंबकीय ठोस में क्या अंतर है? क्योंकि लोह चुंबकीय ठोस भी अट्रैक्शन ही शो करते हैं, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बाद में हटा भी दें तो ये मैग्नेट बने रहते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते रहते हैं, जबकि ये शो नहीं करते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हिस्टेरेसिस लूप जो बनता है वहां से पता चलता है, और डोमेन थ्योरी से हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा बताऊंगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।